वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद में हंगामा हुआ और बिल का जेपीसी के पास भेज दिया गया और अब लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन वक्फ संपत्ति का मसला कई सवाल छोड़ गया है। वक्फ बोर्ड के पास भारत में जितनी जमीन है, अगर उसे एक साथ मिला दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 9 साल 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन अब इसी वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल आया है, उसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अगर कोई भी शख्स अपने धर्म की वजह से या फिर अल्लाह की खिदमत करने की नीयत से अपनी जमीन या अपनी संपत्ति दान करता है तो उसे ही वक्फ कहते हैं। अगर कोई गैर इस्लामिक शख्स किसी भी अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहे तो वो कर सकता है, बशर्ते वो इस्लाम को मान्यता देता हो और उसकी वक्फ की गई संपत्ति का मकसद भी इस्लाम की खिदमत करना हो। मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी और मोरक्को की अल कराइनिन यूनिवर्सिटी वक्फ संपत्ति पर बने हैं। सबसे पुराने संस्थान माने जाते हैं। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मुइजुद्दीन सेम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे और यहीं से भारत में वक्फ की परंपरा की शुरुआत हुई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वक्फ को खारिज कर दिया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में बाकायदा कानून बनाकर वक्फ परंपरा को बरकरार रखा गया। सबसे पहले संसद ने 1994 में कानून बनाया, फिर उसमें संशोधन हुआ और 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में तब्दीली की और आखिरी बार साल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इतने बड़े बदलाव हुए कि वक्फ बोर्ड के पास अथाह ताकत आ गई और वहीं से परेशानी की शुरुआत हुई। वक्फ की सारी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। कितनी आमदनी हुई है, उसे कहां पर खर्च किया गया है, ये सब बातें वक्फ बोर्ड ही तय करता है। किसकी संपत्ति वक्फ को लेनी है और किसकी संपत्ति किसको ट्रांसफ़र करनी है, संपत्ति का इस्तेमाल क्या करना है, ये सब कुछ वक्फ बोर्ड ही तय करता है। अगर एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ गई तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। वो संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है और इसको लेकर देश की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि कोई भी संपत्ति इस्लामिक कानूनों के मुताबिक वक्फ की है तो वो वक्फ की हो जाती है। अगर उस ज़मीन पर किसी का दावा है तो दावा किसी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सामने ही जाता है। बाकायदा इसके लिए एक ट्रिब्यूनल होता है और अंतिम फैसले का अधिकार भी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को होता है। किरण रिजिजू जी ने जो बिल संसद में पेश किया है उसमें वक्फ बोर्ड की असीमित ताकतों को सीमित करने का प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है। अब वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर, ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर अपना दावा करने से पहले उस दावे का वेरिफिकेशन कराना होगा। जैसा कि बड़े बड़े शब्दों में आपको दिखाई दे रहा है, ये है नए वक्फ कानून की शक्ल। अभी तक मस्जिद या फिर इस तरह की कोई भी धार्मिक इमारत बने होने पर वो ज़मीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब मस्जिद बने होने के बावजूद उस ज़मीन का वेरिफिकेशन करना होगा। ये पता करना होगा कि खसरे में वो पहले क्या थी। भारत सरकार की सीएजी के पास अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड का ऑडिट कर सके। अभी तक ऐसा नहीं होता था। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या कलेक्टर के पास दर्ज कराना होगा ताकि संपत्ति के मालिकाना हक का पता चल सके। इसके साथ साथ दावेदारी के मसले को भारत की अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जो अब तक नहीं दी जा सकती थी। और अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि जो अदालत तय करेगी वही होगा। इस बिल के विरोध में लगभग पूरा विपक्ष एक साथ मौजूद है। विपक्षी दलों का मानना है कि बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहती है। ओवैसी ने इसे धर्म में हस्तक्षेप बताया है और कहा है कि सरकार मुस्लिमों की दुश्मन है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर एतराज जताया।
अब वक्फ बिल का मामला संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी तय करेगी, उसके पास होगा। इसमें 31 सांसदों को रखा गया है। इसमें राज्यसभा के 10 जबकि लोकसभा के 21 सांसद हैं। इस जेपीसी में ओवैसी और कांग्रेस के इमरान मसूद को भी शामिल किया गया है। उधर दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी बात, दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी बात। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने ही 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की तुरंत सुनवाई लोगों का अधिकार है और ये कहकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है। स्वतंत्रता के लिहाज से हर दिन मायने रखता है। सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में 14 अर्जियां दाखिल की गई हैं। ये सभी अर्जियां निचली अदालत ने मंजूर की थी। लोकसभा कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की अर्जियों की वजह से ट्रायल शुरू होने में देरी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्ट का तर्क ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने 8 चार्जशीट दाखिल की हैं। जुलाई में जांच पूरी हो चुकी है, तो फिर ट्रायल क्यों शुरू नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने तथ्यों को अनदेखा किया है। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मुख्यमंत्री ऑफिस या फिर सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के मामले में हर दिन मायने रखता है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की ज़िंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। मनीष सिसोदिया को 10-10 लाख के निजी मुचलके के अलावा पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया। साथ ही ये कहा गया कि वो केस से जुड़े सबूतों को और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को नजदीक के पुलिस थाने में भी रिपोर्ट करना होगा। सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जमानत का मतलब ये नहीं है कि आरोपी दोषी नहीं है। मनीष सिसोदिया बेल पर रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर जांच चल रही है। देखिए, बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दिल्ली नगर निगम के पक्ष के विषय में आया था, उस समय जिस तरह की बौखलाहट संजय सिंह हो या बाकी लोगों ने दिखाई थी, वो दिखाता था कि इनका न्यायालय के प्रति कितना सम्मान है।
अभी मनीष सिसोदिया का परिवार मथुरा रोड पर रहता है। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया इसी घर में आएंगे और बताया जाता है कि यह घर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी का है। हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर ने वहां जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। जैसे ही मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और ये खबर बाहर आई, तुरंत जलसे की तैयारी शुरू हो गई। इस वक्त मैं आपको AB 17 मथुरा रोड दिखा रहा हूँ। ये आतिशी के नाम से ऑफिशियली अलॉटेड घर है, लेकिन इसके पहले मनीष सिसोदिया यहीं रहते थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का आवास यही था और जब जेल से बाहर आएंगे तो मनीष सिसोदिया यहीं पर आएंगे। यहीं पर मनीष सिसोदिया के परिवार वाले मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे यहीं अंदर घर में मौजूद हैं और स्वागत की तैयारियां देखिए। सामने बलून लगाए गए हैं, अंदर भी घर को पूरा सजाया गया है और जैसे ही मनीष सिसोदिया यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी की गई है। शाम में किसी भी वक्त, क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है जब वो कोर्ट ऑर्डर्स लेकर के जाएंगे जेल और जेल से जब उनकी रिहाई होगी, तो शाम में करीब माना जा रहा है कि 8 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया यहीं पहुंचेंगे और यहीं पर आकर के वो मीडिया से बात भी करेंगे। तो इस बीच हम देख सकते हैं कि फिर से आपको दिखाएं कि इस घर को जिस तरीके से अभी सजाया गया है, तो शाम में यहाँ पर फूलों का बंदोबस्त भी किया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, तो पूरे सड़क पर हमने फूलों का काफिला देखा था। उसी तरीके से इस सड़क पर भी आज शाम में वैसा ही नज़ारा देखने में मिलेगा। मतलब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे और जश्न यहाँ पर पूरी तरह से मनाया जाएगा। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अप्रैल 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जी हां, शेख हसीना ने बांग्लादेशी संसद में कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में सत्ता बदल सकता है। अगर उन्होंने यहां कोई सरकार बनवाई तो वो लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी। वो उनके इस बयान के करीब 1.25 साल बाद ही शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी बन गई है। इस अंतरिम सरकार को एडवाइजरी काउंसिल का नाम दिया गया है। इस सरकार का मुखिया मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है, जिन्हें 27 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें डिफेंस भी शामिल है। मोहम्मद यूनिस को शेख हसीना विदेशी एजेंट कहती रही हैं और यूनिस के संबंध भी अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। अब बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई उनकी तरफ इशारा कर रही हैं। शेख हसीना ने इसी साल 26 मई को 14 राजनीतिक दलों की एक बैठक में कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार में कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा देश बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि एक गोरे आदमी ने चुनाव से पहले ये ऑफर खुद शेख हसीना को दिया था। शेख हसीना ने कहा कि गोरे आदमी ने यह ऑफर दिया था कि यदि बांग्लादेश में आर्मी बेस बनाने की परमिशन दे देती है तो बिना परेशानी के चुनाव कराने दिया जाएगा। हालांकि शेख हसीना ने गोरे आदमी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन यह माना जा रहा है कि वो व्हाइट हाउस है। जी हाँ, मैंने अमेरिका था, वो अमेरिका का ही आदमी था। इसके बाद बांग्लादेशी वर्कर पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान ने भी कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स द्वीप को हासिल करना चाहता है और वो क्वाड का मेंबर बनने का दबाव भी बना रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का द्वीप है और म्यांमार से वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। शेख हसीना ने कहा कि BNP यदि सत्ता में आएगी तो सेंट मार्टिन द्वीप को बेच देगी। बताया जाता है कि अमेरिका और शेख हसीना के रिश्ते इसी के बाद कड़वे हो गए। 2020 में बांग्लादेश ने क्वाड में शामिल होने से इनकार किया और 2021 में अमेरिका ने बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन पर बैन लगा दिया। रैपिड एक्शन बटालियन 2003 में आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। 2023 में अमेरिका ने बांग्लादेश के कई नेताओं पर वीजा प्रतिबंध भी लगा दिए थे और कहा था कि लोकतंत्र चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने वाले हर शख्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 1971 में बांग्लादेश बनने के वक्त भी अमेरिका शेख मुजीब को पसंद नहीं करता था। उस वक्त अमेरिकी पश्चिम पाकिस्तान के साथ था और बांग्लादेश में चुनावों के दौरान भी ये खबरें आई थी कि अमेरिकी अधिकारी विपक्ष के नेताओं के साथ मिल रहे हैं। वो कट्टरपंथी जमात इस्लामी के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और अब मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने से अमेरिका को फायदा हो सकता है। यूनिस पश्चिमी देशों से जुड़े रहे हैं और वहाँ काफ़ी काम भी कर चुके हैं। अमेरिकी सिस्टम से काफ़ी फैमिलियर भी माने जाते हैं और अमेरिकी हितों से पहले भी वो दुहाई देते रहे हैं।
अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट की तारीख का ऐलान हो गया है। दोनों नेता 10 सितंबर को आमने सामने होंगे और न्यूज चैनल पर इस डिबेट का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के खिलाफ हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका के हाल बहुत ज्यादा खराब हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सत्ता ऐसे लोगों के पास है जो कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी वोट तक नहीं मिला है और अब वो चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कमला हैरिस को कमजोर उम्मीदवार कहा है और ये भी आरोप लगाया है कि कमला हैरिस को पत्रकारों के सवालों से भी डर लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह तक कह दिया है कि कमला हैरिस उनसे डिबेट के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके खिलाफ डिबेट में हिस्सा लेंगे। वहीं कमला हैरिस ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डिबेट के लिए तैयार हैं और उनसे सीधे कुछ सवाल जवाब भी करना चाहती हैं। अब कमला हैरिस और ट्रंप के बीच डिबेट फिलाडेल्फिया में हो सकती है और माना जा रहा है कि ये डिबेट करीब 1.5 घंटे की होगी और इस डिबेट के मॉडरेटर अमेरिकी न्यूज़ चैनल के पत्रकार होंगे। इस डिबेट में लाइव ऑडियंस भी शामिल होगी। हालांकि डिबेट के रूल्स और इसके फॉर्मेट पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद ही समस्या नहीं है, बल्कि ड्रग्स भी बड़ी समस्या बन गए। बीते कई महीनों से जम्मू एरिया में आतंकवादी एक्टिव हैं और अब जम्मू में बस स्टैंड के पास से ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 33 किलो हीरोइन के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 33 किलो हेरोइन के साथ एक जो शख्स है उसको ड्रग तस्कर जो है उसको गिरफ्तार किया है। आप देखेंगे एसएसपी जम्मू जो है वो इस वक्त खुद जो है वो जम्मू बस स्टैंड पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू बस स्टैंड की, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ड्रग्स की एक बड़ी कंसाइनमेंट को जो है वो बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में कीमत जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब नंबर की जो है पंजाब कल एक लड़का था, युवक था, जिसकी उम्र शायद 18 साल से कम बताई जा रही है। वो जो है इस ड्रग्स के साथ जो है वो पकड़ा गया है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार क्या जो है इसमें क्या मॉड्यूल था, कहाँ ये पहुंचाई जानी थी, कहाँ से ये लेकर आया था। पूरे नेटवर्क को खंगालने की जो है वो उसकी भी कोशिश की जा रही है। मगर एक बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है, जिन्होंने 33 किलो ड्रग्स, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अमूमन देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की तस्करी जो की जाती है उसका सीधा इस्तेमाल जो है वो आतंकी नेटवर्क को रिफ्यूल करने के लिए किया जाता है, आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। और समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कामयाबी में जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आतंकी नेटवर्क को फिर रिफिल करने की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त जम्मू बस स्टैंड की है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस जो है इसको अंजाम दिया है। मंडी के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेन सुरक्षा की बड़ी बात। ट्रेन दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे का पूरा महकमा हादसे की कमियों को ढूंढकर उसे बेहतर तकनीक से उन्नत करने में जुटा हुआ है। रेल मंत्रालय ने सभी 17 रेलवे जोन के सहायक नियमों के एकरूपता लाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी तरह दिल्ली रेल मंडल भी एकीकृत निगरानी प्रणाली से ट्रेनों की मॉनिटरिंग करेगा। गाजियाबाद, सहारनपुर, दिल्ली रेवाड़ी, नई दिल्ली पलवल, दिल्ली अंबाला और दिल्ली भटिंडा सेक्शन के लिए दिल्ली में कंट्रोल ऑफिस बनाया गया है और यहीं से सभी ट्रेनों की निगरानी की जा रही है। ट्रेनों के परिचालन की निरंतर वास्तविकता समय की निगरानी यानी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली में नियंत्रण कार्यालय में बड़े प्रारूप वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जहां से सभी सेक्शन में चलने वाली ट्रेनों की निगरानी की जा रही है। दरअसल सिग्नल खराब होने की समस्या को देखते हुए सभी रेलवे जोन में एकीकृत ट्रेन परिचालन सुरक्षा मानदंड को अगले 10 दिनों से जारी करने का फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि 17 जून को हुए कंचनजंगा रेल हादसे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जांच रिपोर्ट में
एक मानदंडों में विसंगति को चिन्हित किया है। इसके बाद ही रेलवे जोन के सहायक नियमों में एकरूपता लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियमों में एकरूपता लाने के साथ ही लोको पायलट को भी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। रेलवे ने सामान्य नियम तैयार किया है, जिसके आधार पर रेलवे अपने स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए सहायक नियम बनाएगा। लिहाजा इसे ठीक से समझने के लिए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि कंचनजंगा ट्रेन हादसा मामले में ये पता चला है कि स्वचालित सिग्नल प्रणाली फेल होने के दौरान ट्रेन की गति कंट्रोल करने के नियम अलग अलग थे। सीआरएस जांच ने इसे उजागर भी किया। सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से ट्रेन को लैस किया गया। इसका फायदा ये होगा कि एक ही ट्रैक पर आगे पीछे ट्रेनों को संचालित किया जा सकेगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम होने से जो ट्रैक है वो ट्रैक पर खड़ी ट्रेन के टक्कर पीछे से आने वाली ट्रेन से नहीं होगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 2023-24 में दिल्ली सफदरजंग शामली, बड़ौत कांगड़ा और मुदलाना को इस सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा। 2024-25 में पीलूखेड़ा, जिंद सिटी और मडलोडा में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के काम को पूरा कर लिया जाएगा। और अब मेट्रो शहर की बड़ी बात। दिल्ली मेट्रो रेल निगम स्मार्ट कार्ड जैसे क्यूआर कोड टिकट का मेट्रो में ट्रायल शुरू हो गया है। इस क्यूआर कोड टिकट का इस्तेमाल यात्री से एक से अधिक यात्रा के दौरान किराया भुगतान के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस क्यूआर कोड टिकट का स्मार्ट कार्ड की तरह रिचार्ज कराया जा सकता है। डीएमआरसी का कहना है कि इस माह के अंत तक या फिर अगले माह सितंबर की शुरुआत में स्टोर वैल्यू क्यूआर कोड टिकट का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। डीएमआरसी के मोमेंटम 2.0 मोबाइल ऐप पर यह उपलब्ध होगा, इसलिए यात्री आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मौजूदा समय में कागज वाले क्यूआर कोड आधारित टिकट का इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा डिजिटल क्यूआर कोड टिकट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसका एक बार ही मेट्रो का किराया भुगतान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी यात्रियों को हर यात्रा के लिए अलग अलग क्यूआर कोड टिकट लेना पड़ता है। स्टोर वैल्यू क्यूआर कोड टिकट मेट्रो के ऐप के जरिए डिजिटल कार्ड वॉलेट से रिचार्ज किया जा सकता है और इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे यात्रियों को बार बार क्यूआर कोड टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर कहें तो ये क्यूआर कोड मेट्रो कार्ड की तरह ही होगा, जिसे एक बार रिचार्ज करने पर जितने पैसे होंगे उतनी यात्रा तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि इस टिकट का क्या दिल्ली मेट्रो में कोई छूट देगी या मेट्रो कार्ड पर मिलती है या फिर नहीं, इस बारे में कोई जानकारी दिल्ली मेट्रो की तरफ से अब तक नहीं दी गई है। और अब बाढ़ और बारिश की बड़ी बात। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। शारदा नदी के पास कटान हो रहा है और जमीन लगातार नदी में समाती जा रही है। वहीं नयापुरवा गांव के बाहर बना दुर्गा मंदिर भी देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल भी चौपट हो चुकी है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ों में भी भीषण बारिश से हालात विकराल हैं। चंपावत में यात्रियों से भरी हुई जीप नदी के तेज बहाव में फंसकर पलट गई है। जीप में सवार सभी लोग पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटों का वक्त लगा और लोग जीप के ऊपर बैठकर जान बचाते हुए नजर आए। वहीं यूपी में वाराणसी की बात करें तो यहां सभी 85 घाट नदी में समा गए हैं। गंगा के रौद्र रूप के चलते शवों का दाह संस्कार भी सड़कों पर किया जा रहा है। नमो घाट भी पूरी तरह से नदी में समा चुका है और गंगा आरती का स्थान भी बदल दिया गया है। वाराणसी के गंगा किनारे बने 500 मंदिर नदी में समा गए हैं। वहीं पितरकुंडा नई सड़क मुख्य मार्ग पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। काशी में सभी नाव और क्रूज बंद कर दिए गए हैं। वाराणसी में नदी गंगा का लेवल जो वो मीटर बढ़ा हुआ है वो शहर पानी में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर में गंगा नदी वार्निंग लेवल के बेहद करीब बह रही है। वहीं बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं, पानी में डूब गए हैं। रामगढ़ तहसील में
हालात सबसे ज़्यादा खराब बताए जाते हैं। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी वजह से 100 से ज़्यादा गांव में पानी भर चुका है, गांव में डूब चुके हैं। यहां सड़कों पर नाव चलाई जा रही हैं। कानपुर और उन्नाव में भी गंगा किनारे बसे 50 गांव में नदी का पानी घुस गया है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है।